release from So hello, hi, what's up, કેમ છો મજામાં? 94.3 માં FM પર 16 ઓલવેઝ પ્રતીક્ષા તમારી સાથે છે. અને યાર આજે ખરેખર આ રેડિયન્ટ સ્કૂલમાં હું જ્યારે આવું છું એવું નથી આજે જ આવી છું, હું બહુ બધી વાર આગળ આવી છું અને મને ત્યારે થાય કે યાર મારે પાછા નાના થઈ જવું છે ને મારે પાછા આ સ્કૂલમાં ભણવું છે. બિકોઝ આપણી લાઈફમાં જે આજે આખી કોન્વર્ઝેશન થઈ એમાં રિયલાઇઝ થાય કે યાર આપણે થોડા લેટ છીએ. આ મારી જનરેશનના બધા જ તમે પણ ફીલ કરતા હશો કે આજે જે નાના બચ્ચાઓને એક્સપોઝર મળી રહ્યું છે, જે પ્લેટફોર્મ મળી રહ્યું છે, જે આ સ્કૂલ્સમાં થાય છે, આ સ્ટુડિયો છે, અદ્ભુત યુઝ અહીંયા સ્કૂલમાં બચ્ચાઓને માટે થાય છે. એ લોકો એક્સપેરિમેન્ટ્સ કરે છે, ટ્રાય એરર કરીને જે એ લોકો કોન્ફિડન્સ બિલ્ડ કરે છે એ કેટલી નાની એજથી. તો કાશ હું આ સ્કૂલમાં પાછી એડમિશન લઈ લઉં, નાની થઈ જાઉં અને એ બધું એક્સપોઝર બહુ અર્લી સ્ટેજમાં મને આવી જાય તો કદાચ આટલી પાછી ઉંમરની થાવ ત્યારે હું ક્યાંથી ક્યાં હોઈશ. क्या आप पहले से ही आरजे हैं या फिर आरजे का कुछ सोच रहा और आपने कुछ आगे किया? एक्चुअली वैसा कोई मेरे घर से ऐसा नहीं था कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऐसा कोई प्रेशर में तो नहीं रहे हम. आपको पहले कैसे पता चला कि भाई मेरा आवाज अच्छा, किसी ने तो आपको हिंट दिया होगा कि ये तेरा आवाज बहुत अच्छा है तो तू ये थोड़ा काम कर ले तो अच्छा रहेगा? आई बिलोंग टू ब्राह्मण फैमिली, सो वाचा शुद्धि, प्रोनाउंसिएशन, उसमें थोड़ा बहुत हमारे घर में क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग था थोड़ा बहुत. यहाँ पे तो ऑडियंस है, लाइव एंकरिंग करना तो ऑडियंस है, वहाँ पे बोल सकते हो, वहाँ पे तो कोई ऑडियंस भी नहीं है और लाइव परफॉर्मिंग करना है तो पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है या फिर आपके दिमाग में जो आता है वो आप बोलना चालू? रेडियो के लिए व्हाट टू स्पीक उससे बेहतर जानना ये जरूरी है व्हाट नॉट टू स्पीक. क्योंकि रेडियो है जिसमें मैं जिस किसी से बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ और वो सुन रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कौन कहाँ कैसे माहौल में मुझे सुन रहा है, कैसे परसीव कर रहा है. आपका प्रोमो एज अ प्रोमो प्रोड्यूसर के साथ कोई अच्छा वाला जिंगल आपने बनाया और आपको याद हो भी कुछ? प्रोमो था चिपक के ऐसे करके फिर पूरा प्रोमो था कि आप चिपके रहो, चिपक के आप जीत सकते हो इतने रुपए. ये जो वॉइस ओवर होता है वो आपको एक्चुअल वॉइस में देना पड़ता है या फिर आप दूसरी आवाज भी निकाल सकते हो? वैसे एक्चुअल वॉइस बच्चों की आवाज होती है तो बच्चों की, मतलब अगर कोई स्क्रिप्ट है तो उसमें बच्चे लिखा है किड व्यू में देना है तो हम किड व्यू में ऐसे देंगे कि मम्मा मने आज बहुत भूख लागी है तो मने केम सांभळती नहोती. यानी रेडियो में काम करने के लिए बच्चा भी बनना पड़ता है, यंगस्टर्स भी बनना पड़ता है और सीनियर सिटीजन भी बनना पड़ता है. जैसे आप आरजे बने तो कहीं ना कहीं आपके पास इंटरव्यू आया होगा कि आपको इनको ऑन शो ले जाना है, तो वो पर्सन कौन था पहले? It was पापन. पापन का कॉन्सर्ट था, he landed in सूरत and आरजे के बाद अगर ऊपर जाना है तो एफएम में कौन सी पोस्ट होती है? देखिए जैसे कि अमिताभ बच्चन जी ने कहा था कि एक्टर बेहतर एक्टर ही होता जाता है जैसे ही समय आता है. मैम आपके ऑफिस के बाहर आप जब भी अंदर जाते हो रेडियो स्टेशन में, ऊपर बाहर एक लिखा रहता है एयर, ऑन एयर. हाँ. ऑन एयर मीन्स नमस्कार फ्रेंड्स, वापस विरल सर आपके साथ द रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल के पॉडकास्ट में बियॉन्ड ऑफ द बुक के साथ आप हाजिर हैं हम लोग. आज कुछ ना कुछ नया जब चल रहा है दुनिया में, फिर वो कैरियर रिलेटेड हो, एजुकेशन रिलेटेड हो या फिर मास मीडिया रिलेटेड हो, कुछ ना कुछ नया करने की सोच और कुछ ना कुछ नया करने की जज्बा आपको हर हमेशा एक सफलता की ओर ले जाता है. लेकिन आज हमारे साथ जो शख्सियत है, जो पर्सन है, वो कुछ हमारे प्लेटफॉर्म से आपको कुछ इतनी सारी माहिती या फिर इंफॉर्मेशन आपके साथ पास करेगी जिससे आप अपने कैरियर में खूब आगे आ सके, या फिर आपको कुछ ऐसे प्रश्नों जैसे क्वेश्चन है, मुझे कुछ आगे बढ़ना है, मुझे कुछ कन्फ्यूज़न है, तो ये कन्फ्यूज़न इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम दूर कर देंगे. हर हमेशा द रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल ऐसा सोच रही है बच्चों के साथ एजुकेशन भी इतना सफल होना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं अपने साथ अपनी राह को अपने खुद के निर्णय से डिसाइड कर सके. और ऐसे ही डिसीजन के लिए आज हमारे जो मुख्य मेहमान है उनका नाम है आरजे प्रतीक्षा. वेलकम मैम. थैंक यू सो मच. आरजे प्रतीक्षा मैम है जो 94.3 माय एफएम में एज आरजे काम कर रही है, वर्क कर रही है. लेकिन उनका वर्क प्रोफाइल हमें इतना पसंद आया कि हमें ऐसा लगा कि इनका इंट्रोडक्शन हमारे पेरेंट्स
हमारे बच्चों के साथ होना चाहिए और इनकी सोच भी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। ये सोच इसलिए शेयर करनी है, आज कई पेरेंट्स ऐसे सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा यही बनना चाहिए, मेरा बच्चा यही सफलता की राह पे होना चाहिए, और जब ये परिणाम विपरीत आता है या फिर इसमें सक्सेस नहीं मिलता है, काफ़ी सारे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो क्या डीमोटिवेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सारे आंसर आज आपको हम आज प्रतीक्षा मैम के साथ बात करके मिलेंगे। मैम वेलकम्स अगेन, आप यहाँ पे आई है, तो पहले तो ये बताइए कि आप पहले से ही आरजे हैं या फिर आरजे का कुछ सोच रहा और आपने कुछ आगे किया? अगर मैं बात करूँ मेरी स्कूलिंग के टाइम से, तो एक्चुअली वैसा कोई मेरे घर से ऐसा नहीं था कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऐसा कोई प्रेशर में तो नहीं रहे हम। आई वॉज ब्लेस्ड कि ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, बट हाँ कुछ करेंगे, यू नो बीइंग अ गर्ल इतना मतलब वो नहीं था। कोई लोग पूछते हो कि क्या बड़े होके बनना है, ऐसे वैसे सवाल मैंने ज्यादा काउंटर नहीं किए, बट यस धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते गए, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, जैसे ब्रिलियंट तो थे नहीं। और तब मेरी स्कूलिंग की बात करें तो आज आपकी जो स्कूल है, जैसे हर बच्चों को कंपलसरी पार्टिसिपेट करना, बहुत फ्रीक्वेंट प्रोग्राम्स होते हैं, एनुअल फंक्शन हो गए, एलोक्यूशन जो कंपटीशन हो गए, वो सब हो गए, उतना होता था पर इतना नहीं। और जो होता था उसमें शायद ब्रिलियंट और जो कॉन्फिडेंट स्टूडेंट थे वही आगे रहते थे, हम सब नीचे ऑडियंस में ऐसे ताली बजा के निकल जाते थे। नहीं, आपको अंदर से ऐसा था कि हमको पीछे रहना है या फिर आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा था? नहीं, शायद तब पता ही नहीं था, मतलब ऐसे जैसे कि आज जो टीचर्स तैयारी करवाते हैं हर एक स्टूडेंट के ऊपर ध्यान रख के, वैसा शायद हमें माहौल नहीं मिला। तब इतना कंपटीशन भी नहीं था, घर से भी ऐसा प्रेशर नहीं था, स्कूल जाओ, चिल करो, पढ़ाई करो, आ जाओ, एवरेज स्टूडेंट की तरह जिया है। पर जब धीरे धीरे कॉलेज किया, कॉलेज में भी एक ऐसा किस्सा था कि एक्चुअली मेरी जो अगर जर्नी अगर मैं आपको बताऊं ना, तो इट इज नॉट द वे आई प्लान, मतलब चाहती कुछ थी, करना कुछ पड़ा। हाँ। पर हाँ अल्टीमेटली अभी जो लाइफ जी रही हूँ, जो काम कर रही हूँ, उसका सेटिस्फेक्शन है, और जो करना था वही कर रही हूँ। आपने जो सोचा था वो सोच में आपके मम्मी पापा, सोसाइटी या फ्रेंड्स, इसमें कहीं ना कहीं सबका कंट्रीब्यूशन होगा, तो प्रेशराइज रहा था या फिर आपने अपने मन से कुछ किया? नहीं, प्रेशर वैसे नहीं था, पर यस 10th के बाद व्हाट टू सिलेक्ट, तो इतन फर्स्ट क्लास था तो मेरे पास ऑप्शन थे कि मैं कॉमर्स लूँ या आर्ट्स लूँ। नाउ जो मैं हूँ, मुझे अच्छा लगता है इंग्लिश लिटरेचर, तो मुझे था कि मुझे आर्ट्स करना है, पर मेरी मम्मा वाज लाइक कि यार सबने आर्ट्स किया है, तू तो कॉमर्स कर ले, साइंस का तो कोई हमारे यहाँ था नहीं, पर उन्होंने कॉमर्स कर ले, तो उनका मन रखने के लिए हाँ ठीक है चलो कॉमर्स, बिकॉज आई हेट मैथ्स। ओके, आपको नहीं जाना था, लेकिन आपको नहीं जाना को यस मम्मा की वजह से। सारी मम्मियाँ ऐसी होती है जो पीछे का बैकग्राउंड देख के हमको कुछ सिलेक्ट करवाती है। एग्जैक्टली। तो क्या अभी भी बच्चों के साथ ये करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ तो शायद पता नहीं कौन सी एनर्जी काम कर गई, मुझे जो करना है वो मैं कर रही हूँ। पर मैंने कई बच्चों को देखा है कि जो प्रेशर में आके उनसे फील्ड सिलेक्ट करवाया जाता है, फिर उनके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, और बच्चे शायद इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और अभी तो जमाना कॉम्पिटिटिव है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यू नो, अपने खुद के साथ इतनी लड़ाई होती है ना, फिर हम चाहकर भी उस बच्चे को उसमें से बाहर नहीं निकाल पाते। ऐसे कई सारे हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो मैं तो कहूंगी कि उस टाइम मैंने जब स्कूलिंग किया था, जब मेरे पास स्ट्रीम थे, तब तो हालांकि 3-4 ऑप्शंस थे, अभी तो कितनी बड़ी मतलब फील्ड है उनके पास। ऑरेंज इकोनॉमी की मोदी जी ने बात की है, तो स्किल बेस्ड प्रोग्राम में भी कितना अपॉर्चुनिटीज है। तो मैं चाहूंगी कि अभी पेरेंट्स भी इतने ओपन हुए हैं कि अभी ऐसा नहीं चाहते कि मेरा बच्चा यही करे, वो भी अलाउ करते हैं कि अच्छा जो करना है वो करो। बट मुझे लगता है कि 10th के बाद इवन बच्चा खुद कंफ्यूज होता है, मतलब कंफ्यूजन उसको नहीं पता होता है मुझे क्या करना है। हाँ मुझे ये पता था कि मुझे मैथ्स नहीं अच्छा लगता, तो मुझे साइंस और कॉमर्स नहीं करना, मुझे आर्ट्स करना है, वो मेरा क्लियर था। बट मम्मा की वजह से मैंने 11th-12th कर लिया, उसमें भी फर्स्ट क्लास 12th में आ तो गया। अगेन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि मुझे यू नो इंग्लिश पे BA करना है, तो मैंने एडमिशन लिया, मुझे एडमिशन मिल गया। फिर भी अगेन मम्मा ने बोला कि अभी इतना किया है, कर ले ग्रेजुएशन बीकॉम में, तो बीकॉम में ग्रेजुएशन किया। फिर मास कॉम हैपन टू मी, और अभी जो मुझे करना है वो मैं कर रही हूँ। हमने ये ज़्यादातर देखा है, पेरेंट्स क्या होते कि अपने बच्चों को अपने कुछ रिलेटिव के एग्जाम्पल्स देते हैं,
जैसे कि देख लो मुकेश भाई का लड़का ये बन गया, True. या रीना बेन की लड़की ये बन गई। आपके साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ है कि आपको कुछ बोला गया, देख ले ये इतनी पढ़ाई कर ले वरना इसका जैसा हाल होगा? हाँ, होता है, ये सब पेरेंट्स का होता है। मेरी मम्मा भी ऑफ कोर्स कंपैरिजन करती, तभी तो मुझे बोला कि भाई तू कॉमर्स कर ले, पर शायद उनके पास इतना एक्सपोजर नहीं था। मैं चाहती हूँ कि अभी जो नए पेरेंट्स हैं उनको पता है कि हमारे साथ शायद जो हो गया सो हो गया, अभी वी डोंट वांट कि हमारा बच्चा वो सब झेले। सो मुझे ऐसा लगता है कि उनको फ्रीडम देनी चाहिए, और कहीं ना कहीं अभी पेरेंट्स समझ भी रहे हैं। मुझे ये भी कहीं पे लगता है कि अगर हमने कुछ फील्ड सिलेक्ट किया है, मैंने कुछ सिलेक्ट किया है, जैसे कि मुझे एज ए टीचर ही बनना था, प्रिंसिपल ही बनना था पहले, तो मैंने मेरी फील्ड में 100% दिया था। लेकिन आज बच्चों के साथ ये भी हो रहा है कि उनको जो बनना है, लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट कहीं ना कहीं लूज हो रहा है, कि उनको बोला जा रहा है कि नहीं ये फील्ड अच्छी नहीं है। तो आप हम ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये फील्ड अच्छी है या नहीं है? नहीं, हाउ कैन यू से एनीथिंग? लेकिन आप सोचो, कहीं ना कहीं बच्चों को ऐसा दिखाई जा रहा है और बताने भी आ रहा है कि फिर आप ये सिलेक्ट करो, इसमें इन फ्यूचर बहुत सारी सैलरी है, इसमें ये करो, आपका कैरियर इसमें है। तो हम वो कैसे डिसाइड करें? आपका क्या मानना है? सो ट्रू। मेरे नज़दीक में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से आर्किटेक्ट कर लिया, ये सब कर लिया, और अभी बहुत नामांकित, बहुत मतलब दे आर मेकिंग मनी इन लैक्स, और फोटोग्राफी उनका पैशन है, तो शायद उसमें दे आर डूइंग एक्सेल, मतलब इतना अच्छा कर रहा है कि शायद आर्किटेक्ट किया होता तो इतना पैसा नहीं छाप सकते जितना उनके शौक में वो लोग कमा रहे हैं। सो ये है कि अगर आपको स्कोप मिले तो हाँ, पर यस, बच्चों को भी ये कहना चाहूंगी कि बच्चों को एक बार उनके एक्शन से थोड़ा बहुत प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं मैं ये अच्छा कर सकती हूँ, या मैं कर सकती हूँ। तभी पेरेंट्स को कुछ थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा उन्हें भी, क्योंकि मैं पेरेंट्स का भी समझ सकती हूँ। वो हमेशा पेरेंट्स ऐसा सोचेंगे कि यार जब तक मैं हूँ तब तक ठीक है, कल को उठ के उसने कुछ नहीं उखाड़ा लाइफ में तो उसका क्या होगा? यानी पेरेंट्स भी सही है, कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर के लिए वो कुछ कर रहे हैं। वो उनके लिए तो है नहीं, उनको पता है कि ये अगर अच्छा मतलब आगे जाके नाम कमाएगा या कुछ अच्छा पैसे बनाएगा तो उसके लिए है, उसके फ्यूचर के लिए है। सो दोनों जगह पर इंटेंशन तो सही है कि उसकी लाइफ सेट होनी चाहिए, लेकिन किसी को पहले पहल करनी है अपने पेरेंट्स को कि मुझे ये करना है। हाँ, मतलब पेरेंट्स को एक एक चांस देना चाहिए कि अच्छा तुझे ये करना है ना, चलो इतना 3 महीने दिए तुझे अपने, अब तो सेल्फ स्टडी, मतलब यूट्यूब है, एवरीथिंग इज देयर, आप जितना घर पे सेल्फ स्टडी करके भी सीख सकते हो। तो थोड़ा बहुत एक चांस उनको देकर एक बार अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि टू प्रूव देयर सेल्फ। ओके, बच्चों को कहीं ना कहीं अपने प्लस पॉइंट पता है। जैसे मैं आपके पर एक मुझे कहीं ऐसे सोच में आ रहा था कि आप प्रतीक्षा में है जो आरजे का काम कर रही है, तो आपका आवाज बहुत अच्छा है। आपको जब आप रेडियो पे आती है तो सब सुनते हैं। आपको पहले कैसे पता चला कि भाई मेरा आवाज अच्छा? किसी ने तो आपको हिंट दिया होगा कि ये तेरा आवाज बहुत अच्छा है, तो तू ये थोड़ा काम कर ले तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली ऐसा था कि मेरे यहाँ घर में पहले से ही रेडियो सुनना वॉज द हैबिट ऑफ माई फैमिली। जो अहमदाबाद, वडोदरा एक कोना था जहाँ पर रेडियो रखते थे, तो एंटीना से कैच होता था, तो पता वजह से वो स्टार्ट हो जाता, वो चलता था। अब तब सूरत में इतना नहीं था, प्राइवेट एफएम तो दूर दूर तक नहीं थे, तो एक रेडियो सुनना मेरे घर में सबको एक था कि हाँ रेडियो सुनना अच्छा लगता है। धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़े, बीकॉम के बाद मैंने कहा कि मेरे पास ऑप्शंस, मुझे करना था MHRD, उसमें मुझे एडमिशन नहीं मिला। फिर लॉ किया, लॉ में कुछ समझ नहीं आया, वो क्विट कर दिया। फिर पता चला कि अच्छा मास कॉम जैसा कोई कोर्स है जिसमें हम ट्राई कर सकते हैं। एंट्रेंस दिया, PI दिया, सिलेक्शन हो गया, पर उसकी फीस इतनी ज़्यादा थी कि आई वाज लाइक कि यार अगर मैं ये कोर्स करूँगी और अगर मुझे जॉब नहीं मिला तो इतने सारे पैसे मम्मी पापा के बर्बाद हो जाएंगे। फिर एक बर्डन, बच्चे भी इतना सोचते हैं, नॉट ओनली मी, आई फील सब बच्चे सोचते हैं कि हम इतना पे कर रहे हैं, हम आगे जाके कुछ करेंगे या नहीं। तो मैं लिटरली आगे जितने स्टूडेंट्स ने मास कॉम किया था उनको मिली। कई लोग थे जो फील्ड का नहीं करके ट्यूशन करवा रहे थे, तो डिसअपॉइंटमेंट भी मिला। पर एज यू सेड कि फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। मेरे घर पे एक फ्रीडम था कि अच्छा ठीक है तुझे ये करना है तो यू कैन ट्राई। और मेरी सिस्टर शी पोज्ड मी कि नहीं तू इतनी टेंशन नहीं ले, तू कर ही दे थई जशे। सो मैंने एडमिशन लिया।
एडमिशन में पीआई में मुझे, तब तो मुझे मास कॉम पता भी नहीं था कि मास कॉम इतना वाइड एरिया है। तो मुझे पूछा पीआई में कि क्यों करना है मास कॉम, तो मेरा आंसर था मुझे आरजे बनना है। तब मैंने ऐसे बोल दिया आरजे बनना है मुझे, इसलिए यानी आपने रैंडमली आंसर दिया और आप पर्सनली आज उस पे वर्क कर रहे हो। यस, हाँ वो कर रही हूँ। पर जैसे कि एक्चुअली मेरे आई बिलोंग टू ब्राह्मण फैमिली, सो वाचा शुद्धि, प्रोनाउंसिएशन, उसमें थोड़ा बहुत हमारे घर में क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग था थोड़ा बहुत। तो जब मतलब मैंने बीकॉम क्लियर किया, उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में अपॉर्चुनिटी आई, अनाउंसर्स चाहिए थे, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है। तो मैंने ऑडिशन दिया, मैं सिलेक्ट हो गई। फिर वाणी सर्टिफिकेट का पूरा कोर्स करवाते हैं जिसमें संस्कृत के इतने टफ वर्ड्स होते हैं, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, उन सब में ऑडिशन लेते हैं। हमें कैसे बोलना है, टोनेशन, वो थोड़ा बहुत हमें सिखाया जाता है। 1 वीक का ट्रेनिंग होता है, वो मैंने लिया। फिर मुझे मज़ा आने लगा। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने मास कॉम किया। मास कॉम में जो VNS जो है वहीं से मैंने किया था। तो यस, तो वहाँ पे रेडियो स्टूडियो भी बनाया है, टेलीविजन स्टूडियो भी है। मतलब हम पॉसिबल वे में बच्चों को जितना एक्सपोजर मिल सके उतनी सब फैसिलिटीज डेवलप की थी। अभी तो काफी हाईटेक है, मेरे टाइम पे इट वाज पापा पगले भर रहा था। पर मैंने व्हाट आई रियलाइज कि हमारे जितने स्टूडेंट थे ना, तो रेडियो के असाइनमेंट जो प्रोफेसर देते थे ना, सबके असाइनमेंट मैं करती थी। मुझे इतना मजा आता था। तो मुझे वो तो पता चल गया कि मुझे ये चीज पसंद आ रही है। तो आप जब वो असाइनमेंट के लिए जा रहे थे, वहाँ पे जो स्टूडियो था, तो वहाँ पे बेसिकली कैसे प्रैक्टिस होती है? जैसे कि यहाँ पे तो ऑडियंस है, लाइव एंकरिंग करना तो ऑडियंस है, वहाँ पे बोल सकते हो। वहाँ पे तो कोई ऑडियंस भी नहीं है और लाइव परफॉर्मिंग करना है, तो पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है या फिर आपके दिमाग में जो आता है वो आप बोलना चालू कर देते हैं? नहीं। सो रेडियो के लिए एक तो प्रोनाउंसिएशन क्लियर होने चाहिए, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट अनदर थिंग इज व्हाट टू स्पीक। उससे पहले ये जानना जरूरी है व्हाट नॉट टू स्पीक, आपको क्या नहीं बोलना है। एग्जैक्टली। ओके, लेकिन ये आप जो बता रहे हैं कि आपको क्या नहीं बोलना है, तो आपकी जो भी स्पीच होती है या फिर आपने जो भी स्पीच तैयार की है, वो पहले आपको किसी को बतानी पड़ती है कि मैंने ये स्पीच तैयार की है, या फिर मुझे ये बोलना पड़ता है, या फिर मुझे आज ये रेडियो पे अनाउंस करना है? यस, हम आरजे हैं, हमारे ऊपर प्रोड्यूसर, प्रोग्रामिंग हेड होते हैं, जो जिनके साथ हम कंटेंट डिस्कस करते हैं। तो आप मुझे थोड़ा बता सकते हो कि आपकी जो भी ये रेडियो वाली जो दुनिया है, जो आप आरजे वाली दुनिया जीते हो, उसमें कौन कौन से मेंबर है और क्या काम रहेगा उसका? श्योरली मैं बताना चाहूंगी। एक्चुअली जो मैंने कहा कि मेरी जर्नी, पहले मैंने आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो में एज ए कॉन्ट्रैक्ट पे किया था रेडियो, तब मुझे पता चला। बट दैट फॉर्मेट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट FM का जो फॉर्मेट है वो। तो उसके बाद मैंने इंटर्नशिप की प्राइवेट FM में, जब ड्यूरिंग मास कॉम मैंने ज्वाइन किया था। काफ़ी लंबे समय तक मैंने रेडियो जाना क्या है, कैसे काम करता है प्राइवेट FM, क्या क्या रूल्स होते हैं। मुझे बहुत कुछ पता चला कि नॉट ओनली एन आरजे, मतलब अभी भी कई सारे लोगों को होता है कि रेडियो मतलब आरजे, नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत क्रिएटिव काम है आरजे के अलावा भी। इफ़ यू लव टू एक्सप्लोर और रेडियो के साथ जुड़ना चाहते हो या काम करना चाहते हो, मैंने मेरी प्राइवेट FM की जर्नी एज अ प्रोमो प्रोड्यूसर शुरू की थी। प्रोमो प्रोड्यूसर इज समवन जो साउंड इंजीनियरिंग, बेसिकली साउंड इंजीनियरिंग का पता होता है। हाँ, जो रिकॉर्डिंग करते हैं, मतलब किसी ने एक स्क्रिप्ट लिखी, तो उसका रिकॉर्डिंग होगा, तो हम बोलेंगे कि कैसे बोलना है, इस स्क्रिप्ट को कैसे फील देना है, कितने सेकंड में कितने पेस के साथ आपको बोलना है, वो सब एक बार रिकॉर्ड कर लिया। स्लो पेस सब है। हाँ, कितना स्पीड में बोलना है, कितना शांति से बोलना है, कौन से मूड में बोलना है, वो सब कहा जाता है। उसके बाद उसको म्यूजिक, मतलब उसको एडिट किया जाता है। उसके बाद उसको म्यूजिक, कौन सा म्यूजिक जाएगा, वो सब सेट करके जो फाइनल प्रोडक्ट हम देते हैं, जैसे कि रेडियो जिंगल, तो वो काम पहले मैं करती थी। 3.5 साल आई डिड प्रोमो प्रोड्यूसिंग। तब ऐसा था, बिकॉज आई सेड मुझे रेडियो में काम करना है, दैट वाज क्लियर। वो आपका गोल था पहले से? हाँ, कि मुझे रेडियो में तो जाना है। अभी ऑफ कोर्स आरजेइंग में कोई जगह बचे तो मैं जाऊँ ना, डायरेक्टली तो नहीं जा सकती। तो एक रेडियो में स्कोप मिला ये प्रोमो प्रोड्यूसिंग का, तो मैंने प्रोमो प्रोड्यूसिंग किया। तब कॉपीराइटर की जगह खाली थी। नाउ कॉपीराइटर इज व्हाट? कॉपीराइटर इज समवन हु राइट्स द कॉपी। वो आरजे की स्क्रिप्ट नहीं लिखते, पर जो भी और एलिमेंट्स आप रेडियो पर सुनते हो वो एक कॉपीराइटर होता है, जिसके पास एक
फॉर एग्जाम्पल आपके बारे में कुछ लिखना है तो आप अपनी ब्रीफ दे दोगे, भाई इतना 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 है, शायद एक ऐसे दे दिया तो अभी उसको सम सेकंड्स में 20 सेकंड में या 30 सेकंड में हमें रेडियो में टू द पॉइंट बहुत फास्ट हमें सुनाई देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक भी थोड़ा फास्ट और सेकंड में हमारे सेकंड में चार्जेस होते हैं, तो जितने सेकंड हम ज्यादा लेंगे उतने चार्ज ज्यादा रहेंगे, ऐसे होता है रेडियो में। तो कॉपी राइटिंग भी करती थी। कॉपी राइटिंग करते करते ऐसा हुआ कई बार कि जो रिकॉर्डिंग के लिए आवाज चाहिए वो कई बार नहीं होती थी और अर्जेंट कुछ देना है तो मैं वॉइस ओवर भी दे देती थी। ऐसे करके का काम भी आप कर रहे हो। ऐसे करते मैंने कॉपी राइटिंग किया, मैंने वॉइस ओवर देना शुरू किया, पैकेजिंग तो मैं करती थी। तो ड्यूरिंग दैट 3.5 साल मुझे इतना कुछ सीखने को मिला कि मुझे मजा आता था, मुझे ये लिखना भी मजा आता था, मुझे बोलना भी मजा आता था। तो ये 3.5 साल में मैंने जॉब भी किया और एंजॉय भी किया, बहुत कुछ सीखा। आपका प्रोमो एज अ प्रोमो प्रोड्यूसर के साथ कोई अच्छा वाला जिंगल आपने बनाया और आपको याद हो अभी कुछ? मैंने बहुत सारे जिंगल बनाए थे, मुझे एक अवार्ड भी मिला था। अभी इट्स बीन लॉन्ग टाइम, मुझे एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड तो इतना कुछ याद नहीं है। कुछ बच्चों के लिए एक प्रोमो था, चिपक 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 के चिपक चिपक के ऐसे करके, फिर पूरा प्रोमो था कि आप चिपके रहो, चिपक के आप जीत सकते हो इतने रुपए। सो वो जो चिपक चिपक के वो बनाया था उसके लिए मुझे मिला था। ये जो वॉइस ओवर होता है वो आपको एक्चुअल वॉइस में देना पड़ता है या फिर आप दूसरी आवाज भी निकाल सकते हो? वैसे एक्चुअल वॉइस बच्चों की आवाज होती है तो बच्चों की, मतलब अगर कोई स्क्रिप्ट है तो उसमें बच्चे लिखा है कि किड व्यू में देना है तो हम किड व्यू में ऐसे देंगे। फिर उसको टेक्निकली वो थोड़ा ट्वीक कर देंगे, पर ऐसे फील वो होगी कि मम्मा मम्मा मने आज बहुत भूख लागी है, तू मने केम सांभळती नथी, दैट वे। तो वो थोड़ा बच्चे का फील देके हम, यानी रेडियो में काम करने के लिए बच्चा भी बनना पड़ता है, यंगस्टर्स भी बनना पड़ता है और सीनियर सिटीजन भी बनना पड़ता है। ठीक है, फिर प्रोमो प्रोड्यूसर हुआ, कॉपीराइट हुआ, उसके बाद ऊपर आता है वो जो आप बोल रहे थे कि भाई हम आरजे के अलावा दूसरा भी है। तो आपका जो आरजे का प्रमोशन हुआ या फिर आरजे का स्कोप मिला वो पहले कहाँ मिला और कैसे मिला आपको? सो 3.5 साल मैंने ये प्रोमो प्रोड्यूसर की जॉब कर रही थी और उससे पहले मैंने बहुत सारे इंटर्नशिप भी की थी। सो स्पेशली ये बच्चे सुनने वाले तो मैं कहना चाहूंगी कि जब भी आपको कहीं पर एकेडमिक इज डिफरेंट, आप जो पढ़ाई करते हो दैट इज डिफरेंट, पर जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको प्रैक्टिकली ट्राई करने की, एक्सप्लोर करने की, तो इतना अच्छी से करो। मैंने मेरी इंटर्नशिप में इतना कुछ सीखा कि जो इंटर्नशिप में मैं जिनके अंडर कर रही थी उन्होंने ही मुझे फिर बोला कि प्रतीक्षा तेरा काम इतना सही लगा हमें कि तू आ जा हमारे पास, वी आर रेडी टू पे यू। इंटर्नशिप इतनी परफेक्ट करनी है कि वहीं से आपका सिक्योरिटी पर्पस हो जाए। इंटर्नशिप में तब मुझे स्टाइपेंड भी नहीं मिलता था, खुद के पेट्रोल से जाना था। तो मेरे फैमिली का भी एक सपोर्ट, फैमिली ऐसा नहीं सोचनी चाहिए कि अरे तुझे तो कुछ मिल नहीं रहा है, इतने सारे टाइम दे रही है, पेट्रोल भी फूक रही है, तुझे तो छोड़ दे, नहीं करना है। हालांकि पेरेंट्स, जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने कहा तुझे सीखने को मिल रहा है ना, जा सीख, तुझे मजा आ रहा है तुझे सीख, जा। तो ये पेरेंट्स को कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि कितने पैसे मिलेंगे, नहीं कहीं पे भी नहीं। और मुझे भी अभी तो हालांकि मे बी हम जब थे ना, आप और मैं रिलेट कर पाएंगे कि हम इतना मनी माइंडेड नहीं थे। हमें मजा आ रहा है और कुछ नया करने का स्कोप है तो हम वी यूज टू लव इट, एंजॉय इट। तो ऐसा दिमाग में भी नहीं था, पर हाँ आजकल आता है और एक्चुअली आना भी चाहिए, क्यों नहीं। तो पर अगेन इंटर्नशिप में अगर आप अपने आप को प्रूव करेंगे ना, 2-3 महीने इतना शिद्दत से काम करोगे तो कोई कंपनी आपको जाने ही नहीं देगी और वो सामने से कहेगी ओके वी आर रेडी टू पे। यानी इंटर्नशिप में आपको पैशन रखना है। Yes, you must have that dedication and passion towards your work. जैसे आपने बोला कि आप इंटर्नशिप में जा रहे हो तो आपको कुछ पैसा ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। आज के पेरेंट्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे पेरेंट्स, लेकिन काफी सारे पेरेंट्स से ज्यादा बच्चों को ऐसा है कि मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ तो मुझे पैसे मिलने चाहिए, अगर पैसा नहीं मिल रहे तो मैं कल से नहीं जाऊंगा। तो ये बच्चों को सीखना चाहिए कि इंटर्नशिप ही एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपनी कैलिबिलिटी और अपना कैरियर अप ले जा सकते हैं। एग्जैक्टली। आपको जो इंडस्ट्री में जाना है, शायद थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है,
शायद आपको पता ही नहीं है कि अंदर कितना कुछ है। तो अगर इंटर्नशिप करोगे तो उस इंडस्ट्री को अच्छे से जान पाओगे, तो शायद आपको भी वेज मिलेंगे। जैसे कि मैंने कहा, कई सारे लोग, मैंने इंटर्नशिप जब की थी तो मुझे आरजे बनने था, फिर मैंने देखा कि बाप रे, आरजे तो मतलब शो भी करता है, ऑन ग्राउंड भी जाता है, इंटरव्यू भी करता है, कभी भी बोलो अभी आ जाना है, एक शो है, लाइव जाना है, तो वहां पर भी जाना है। तो मुझे लगा नहीं भाई, आरजे नहीं कर रहा है, ऐसे ग्लैमर दिखता है पर इट इज नॉट दैट। तो ऐसे होता है, आप जितना जानोगे, शायद कॉपीराइटिंग कोई अच्छा, शायद इतना बोलने में नहीं, पर एक बार लिखना शुरू करे तो इतना अच्छा लिख पाते हैं, तो उनके लिए कॉपीराइटिंग है। सो बहुत स्कोप है। और अभी तो डिजिटल जमाना है, शॉर्ट फिल्म्स का जमाना है, तो यू हैव वास्ट फील्ड। आपका आरजे जैसे बने आप, तो आपका आरजे का पहला इंटरव्यू कौन सा था और किसके लिए था? इन द सेंस आई डिडंट मींस के जैसे आप आरजे बने तो कहीं ना कहीं आपके पास इंटरव्यू आया होगा कि आपको इनको ऑन शो ले जाना है। हाँ। तो वो पर्सन कौन था पहले? इट्स बीन लॉन्ग टाइम, मुझे इतना तो याद नहीं है, पर मोस्ट मेमोरेबल याद है मुझे। इट वाज पापन। पापन का कॉन्सर्ट था, ही लैंडेड इन सूरत एंड नेक्स्ट डे पूरा रिहर्सल में था। तो ही वाज लाइक कि अगर इंटरव्यू रात को 9 बजे हो पाए तो ठीक है, नेक्स्ट डे तो मैं बहुत बिजी हूँ। तो मॉर्निंग शो मैं कर रही थी, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे उनका इंटरव्यू प्ले करना था। तो मैं रात को 9 बजे गई एंड 9 बजे बिकॉज हमें फील करना है मैं सुबह का इंटरव्यू कर रही हूँ, उनके साथ ऐसी बातें की, तो इतना मजा आया। मतलब हम जिनके फैन होते हैं, जिनके गाने के दीवाने होते हैं, उनको ऐसे लाइव बैठ के उनसे बातें करना, एंड ही इज सच अ जेम पर्सन कि उनके साथ इतनी फिलोसॉफिकल भी बातें हुई ना, इतना कुछ जानने को मिला। तो ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज हुए हैं। कीर्तिदान जी, उनका भी इंटरव्यू लिया था, तो इट वाज आल्सो वेरी नाइस, वेरी फन इंटरव्यू। जब ये सेलिब्रिटी आपके साथ इंटरव्यू में रहते हैं तब आपको कहीं ना कहीं घबराहट होती है कि मैं इनका इंटरव्यू कैसे ले पाऊंगी, या फिर आप कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करते हो? देखिए, नर्वसनेस होनी ही चाहिए। हाँ। आज भी अगर जो मैं शो के लिए भी 11 से 2 मेरा शो है, तो शो के लिए प्रेप करती हूँ, तो बस थोड़ा तो दिमाग में ऐसे इतना ओवर कॉन्फिडेंस तो मैं चाहूंगी कि ना, मुझे चाहिए ही नहीं कि मैं ऐसे एकदम से चली जाऊं। हाँ, हो पाता है, फिर भी हम चाहते हैं कि नहीं, थोड़ा प्रिपेयर होके यू फील मोर कॉन्फिडेंट, और आपको मजा आता है अपने काम में, फिनिशिंग आप ला सकते हो। सो उनके बारे में जितना जानते हैं, उनके बारे में जितना पढ़ोगे उतने सवाल आएंगे। क्यूरियोसिटी इज द की। जितना आप में क्यूरियोसिटी होगी कि उनको उनके बारे में ये जानना है, मुझे ये पूछना है, ये पूछना है, तो वो जो पूरा माहौल, पूरा जो इंटरव्यू है वो फन इंटरव्यू हो जाएगा। रादर जो एक टेंशन रहती है कैसे होगा, कैसे कर पाऊंगा, वो बाहर निकल जाता है। द मोमेंट इट स्टार्ट्स, इट इज फन। ओके, तो आपको ये जो भी सेलिब्रिटीज है उनका जो भी इंटरव्यू लेना है, वो आप खुद सर्च करती हो? आप अपने प्रोड्यूसर को बोलते हो कि सर मुझे कीर्तिदान का ही इंटरव्यू लेना है, या फिर मुझे सायराम दवे का इंटरव्यू लेना है, या फिर ऐसे कुछ पर्सन होते हैं या एजेंडा होता है? नहीं, हमारे जो रेडियो स्टेशंस होते हैं उसमें जितने सेलिब्रिटीज का विजिट होता है, इट इज प्लान्ड। हमें ऊपर से कहा जाता है कि अच्छा सो एंड सो पर्सन इज कमिंग और आपको उसका इंटरव्यू लेना है। जैसे मुझे याद है, बहुत एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू हुआ था प्रतीक गांधी, हमारे ऑफिस में आए थे और इतना मजा आया था उनके साथ इंटरव्यू करने में। तो ये ऐसे इंटरव्यूज हो जाते हैं और मजा आता है। फिर ये जो सेलिब्रिटीज का आप इंटरव्यू ले लेते हो, तो उसमें डायरेक्टली ऐसा बुलाया जाता है कि प्रतीक्षा, आरजे प्रतीक्षा आपको ये इंटरव्यू कर, क्योंकि आरजे तो काफी सारे हो गए आपके माय एफएम में। हाँ। तो वहाँ पे सिलेक्शन कैसे होता है? वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं होता, पर हाँ, शायद इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसको उस हिसाब का इंटरव्यू हम मतलब कहा जाता है कि आप ये इंटरव्यू कर लेना। किसी का फोर्टे स्पोर्ट्स में है, कोई क्रिकेटर है, तो जिनको बहुत स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, क्रिकेट जिसको बहुत अच्छा सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट उनको नॉलेज है, तो उनका इंटरव्यू उनको कहा जाता है कि आप ले लो। सो वैसे बाइफर्केट होता है। आरजे के बाद अगर ऊपर जाना है तो एफएम में कौन सी पोस्ट होती है? देखिए, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी ने कहा था कि एक्टर बेहतर एक्टर ही होता जाता है जैसे ही समय आता है। सो वैसे आई गेस आरजे में यू गेट डे बाय डे बेटर एंड बेटर। पर हाँ, इसमें प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोग्रामिंग हेड होते हैं, फिर आगे जाके रीजनल प्रोग्रामिंग हेड, नेशनल प्रोग्रामिंग हेड, वैसे प्रोग्रामिंग में आप आगे जा सकते हैं। और ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन हमारे बच्चों ने पूछा था हमको कि सर आप मैम को पूछ लेना कि अगर हमने आरजे या फिर कॉपीराइटर या प्रोमो प्रोड्यूसर के लिए हमने कुछ भी मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की, उसके बाद हम जैसे अंदर जाते हैं
तो स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है? तो मैंने ऐसे बोला था पहले, तो आपने जैसे बोला कि पेशेंस रखना चाहिए, मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन अगर बच्चों को में इसमें कैरियर बनाना है तो वो कैरियर की स्टार्टिंग कहाँ से कर सकते हैं? मास कम्युनिकेशन नहीं करना है या फिर कोई भी फील्ड से वो कर सकता है? नहीं, आरजेइंग के लिए ऐसा है कि इट इज नॉट कंपलसरी कि आपको मास कॉम करना ही है। मैंने मास कॉम किया था इसलिए मैं आरजे हूँ, वैसा नहीं है। मैंने ग्रेजुएशन इज कंपलसरी। कोई भी फील्ड से आप ग्रेजुएट हो तो वहाँ पे ऑडिशन देना होता है। ऑडिशन में अगर आप ऑडिशन आपने क्रैक कर लिया तो आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपने मास कॉम भी किया है पर ऑडिशन क्रैक नहीं कर पाए तो आपको नहीं मिल सकता इसमें जॉब। रही बात प्रोमो प्रोड्यूसर की, तो प्रोमो प्रोड्यूसिंग में ऐसा होता है कि थोड़ा म्यूजिक नॉलेज, साउंड इंजीनियरिंग इज अनदर कोर्स, जिसमें जो भी अगर कोई किसी को म्यूजिक सेंस हो, जिसको ऐसे सॉफ्टवेयर में मिक्सिंग वॉइस के साथ खेलना अच्छा लगता है तो साउंड इंजीनियरिंग आप कर सकते हो। उसमें भी बहुत स्कोप है। आप मूवीज जो बड़ी बड़ी बनती है उसमें डबिंग का काम, और उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पे साउंड इंजीनियरिंग काम आता है। सो ये भी आप कर सकते हो। आप माय एफएम के साथ जुड़े हो अभी, तो आप माय एफएम में कितने साल से हो? मुझे 10 साल हो गए। ये सेकंड इनिंग है मेरी। उसमें 10 साल ऑलमोस्ट हुए हैं मुझे आरजेइंग में। जब मैंने मॉर्निंग शो शुरू किया था तब से लेकर अब तक। पर उससे पहले मैं प्रोमो प्रोड्यूसर जो थी वो भी माय एफएम के साथ ही थी। सो मेरा फर्स्ट रेडियो एक्सपीरियंस इज माय एफएम। अभी आप इतनी आगे बढ़ चुकी हो तो कहीं ना कहीं दूसरे एफएम से आपको ऑफर आते होंगे कि मैं हमारे साथ जुड़ जाऊं, तब आप क्या सोचती हो? देखिए, अपॉर्चुनिटी, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, सब जगह पे सब लोग चाहेंगे कि हाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर अच्छा पे स्केल है तो करना चाहिए। पर ये अभी मेरा ऐसा है कि मेरा एक माय एफएम के साथ इतना अपनापन हो चुका है कि अगर मैं मूव करूँ तो उसके बहुत सारे दायरे होंगे, वो मैं चेक करूंगी। अगर सब में सेट हुआ तो ही मैं मूव करूंगी, नहीं तो नहीं करना चाहूंगी। मैम, आप एज अ जब काम कर रहे हो तो आपकी माय एफएम काफी सारी इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, तो उसमें कौन सी इवेंट है जो अभी तक बच्चों को नहीं पता है? तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आप ये इवेंट के बारे में बताएं जिससे बच्चों लोग इसमें पार्टिसिपेंट्स कर पाए या फिर हमारे पेरेंट्स भी उसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स कर पाए। डेफिनेटली आप एक बार ऐसा हो तो जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं उन्हें रेडियो विजिट भी करवा सकते हैं। हमने, मुझे याद है 2017 या इट वाज जलसारत का इवेंट, एंड व्हेनेवर वी एज अ रेडियो स्टेशन कोई भी एंटरटेनमेंट का भी प्रोग्राम कर रहे हैं तो रेडियो का कोर है अवेयरनेस। तो हम कहीं ना कहीं लोगों से उस तरीके से जुड़ते ही हैं। जैसे कि हमने, मुझे याद है पहले 2017 में जलसारत किया था, तब हमने एक स्वच्छता के ऊपर स्किट तैयार किया था। सो ऐसे स्कूल के बच्चों को हमने बुलाया था, उनके पास एक पूरा स्किट तैयार करवाया था और हम सूरत की शेरी मोहल्ले गलियों में जाकर हमने वो परफॉर्म किया था। ये जलसारत क्या है मैम? जलसारत एक माय एफएम का एक्टिविटी है, आईपी कह सकते हैं, जिसका लोग वेट करते हैं, सूरत के लोग, जिसमें हम फॉर फ्री, जैसे मैंने बोला पापा को बुलाया था, अभी कीर्तिदान, अभी साईराम दवे उनको बुलाया था, उस्मान मीर, आगे बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं जिसमें फॉर फ्री हम एक भी रुपया किसी से नहीं लेते हैं। हम वो पूरा हमारे साथ जो हमारे स्पॉन्सर्स जुड़ते हैं और हम वो पूरा इवेंट करते हैं। 5000 जितना हम क्राउड इकट्ठा करते हैं और सबको जलसा करवाते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे भी है कि जिनको इस फील्ड में आना है लेकिन मम्मी पापा ऐसा बोले कि तू क्या एफएम में क्या काम करना है, उसमें थोड़ी कैरियर है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अगेन हम वहीं पे आ रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। शायद आपको लगता है कि उसमें नहीं है क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो फील्ड क्या है। आज कमाने वाले आरजे एक महीने का 5 लाख रुपए भी कमा रहे हैं। क्या बात कर? यस, मेट्रो में देखने जाए या मेट्रो में तो बहुत स्कोप है। अगर एक बार सेट हो गए आपके बच्चे, जो भी उनको फील्ड में जाना है, तब ऐसा होगा कि वो काम के नहीं, उस बच्चे की वैल्यू होगी। कि अगर ये बनना है तो वी आर रेडी, कुछ भी हो जाए, जितना पैसा उतना मिलेगा, बट वी वांट दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय। ये पार्ट टाइम ही कर सकते हैं या फुल टाइम जॉब रहता है? नहीं, इट इज फुल टाइम जॉब। ऑफिस टाइम सिक्योर रहता है, लेकिन आपका प्रोग्राम तो मुझे पता है शायद 1 घंटे का या 2 घंटे का। हाँ, तो बाकी जो है सारे वर्क में क्या करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे। लोगों को ऐसा ही लगता है क्या शो खत्म, टाटा बाय बाय, प्रतीक्षा घर पे गई, कितना अच्छा जॉब है, पर नहीं करना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगा सुबह कि मैं भी आरजे बन
गया, लेकिन ये जानना मुझे जरूरी है कि 2 घंटे के शो के बाद आप क्या करते हो? जैसे कि मैंने कहा वॉइस ओवर होते हैं, स्क्रिप्ट्स आती है, तो जो वॉइस ओवर आप एडवर्टीजमेंट में सुनते हो वो भी हमारे आरजेस के वॉइस ओवर होते हैं, तो उसका काम रहता है। हमारे शो के लिए प्रेप करना रहता है, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैं हमारे रेडियो स्टेशन में हम आरजेस को एक है कि हफ्ते में 2 बार आप सूरत शहर की ऐसी खूबसूरत बात को अपने शो में फीचर करोगे। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरे सर ने बोल दिया जा प्रतीक्षा यहाँ जाके करके आ, नहीं, आई हैव टू सर्च कि कहाँ कुछ क्या हो रहा है। जैसे कि अभी मैंने तापी के बीचों बीच सेलिंग करते हुए वहां से शो किया था, पूरा मैंने वीडियो बनाया था, वहां की बातें, वहां का एक्सपीरियंस शेयर किया था मेरे लिसनर्स के साथ। तो वो पूरा ढूंढना, ऐसी न्यूज, ऐसे फीचर्स ढूंढने हैं, उनको कांटेक्ट करना है, कौन कांटेक्ट पर्सन है, उनको कन्विंस करना है, टाइम लेना है, वहां जाके शो करना है, एडिट करना है, बहुत काम होता है। ओके, यानी फ्री नहीं रहते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 8 आवर्स जॉब तो 8 आवर्स जॉब। ओके, वो कंपलसरी करना है आपको, ठीक है। और मुझे एक क्वेश्चन ये भी था कि आरजे जो है वो काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें रेडियो के थ्रू सिटी में दे रहे, और मैंने कई बार ये भी सुना है ड्राइविंग करते करते कि भाई ये एरिया में ट्रैफिक ज्यादा है, या फिर यहाँ पे बारिश होने वाली है, या फिर कोई सम हाउस न्यूज, तो वो न्यूज कैसे आपको मिल जाती है? अभी तो वैसे देखे जाए तो बहुत सारी जगह है वहां से न्यूज मिलती है, बट यस ऑथेंटिक न्यूज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकेंगे कि हाँ मैंने ऐसा सुना, ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, वी हैव टू क्रॉस चेक दैट। अगर मुझे कहीं सोशल मीडिया के कोई रील में पता चला कि ऐसा होने वाला है, तो मैं मेरे 2 जो सोर्स है उससे क्रॉस चेक करूंगी। जो ऑथेंटिक मीडिया के सोर्स है उनसे क्रॉस चेक करूंगी कि ये बात पक्की है, ऐसा होने वाला है, तो ही मैं मेरी न्यूज में मैं इंफॉर्मेशन भी उसको रिले करूंगी। एक क्वेश्चन ये भी था मैम, मैंने काफी बार ये भी देखा है कि लाइव शो में हम कमिश्नर, कलेक्टर और डीओ या ऐसे काफी सारी हस्तियों को हम लाइव लेते हैं। तो अगर सोचो कि आपका शो चल रहा है लेकिन कमिश्नर सर कहीं मीटिंग में है, तो क्या करोगे तब? अच्छा, तो ये जो लाइव वाला फैक्टर है वो व्हेन दिस कम्स इट इज नॉट लाइव। मैं अगर लाइव नहीं रहता। इसमें बेस्ट एग्जांपल दूंगी मैं ड्यूरिंग कोविड में ऐसा था कि जो अपनी लोकल इंफॉर्मेशन थी वो हमें हमारे जो लोकल अथॉरिटीज है वहीं से मिलती थी। तो हमारे टर्म्स होते थे, मतलब तब बंछा नदी पानी सर थे, तो उनके साथ मैं कांस्टेंट कांटेक्ट में रहती थी। तो उनको भी पता है कि अच्छा कुछ आया, मैं प्रतीक्षा को भेज देता हूँ, तो वो अपने, क्योंकि उनको भी पता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचना चाहिए। तो हम कांस्टेंट वो चीज, और तब घर से ऑपरेट था, तो तब ऐसी लिबर्टी थी। वैसे नहीं होता कि भाई मुझे सर से कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आया जो हमें जनता को अभी के अभी सुनाना जरूरी है, तो हम उसको रख देते थे। लॉग होता है पूरा, RCS वी यूज कर रेडियो कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर, उसमें लॉग होता है, उसमें सेट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर अभी स्पीडिंग की बात करें तो स्पीडिंग के लिए मुझे कमिश्नर सर से बात करनी है, तो मैं सर को बोलूंगी कि सर आप कब फ्री हो, मुझे एक रिकॉर्डिंग चाहिए, या फिर अगर मैं उनको मिलने जा रही हूँ तो रिकॉर्डर लेकर जाऊंगी। मैं उनका पूरा हमारी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करूंगी, उसको अच्छी से एडिट करूंगी और नेक्स्ट डे मेरे शो में प्ले करूंगी। ऐसे होता है। सो ऐसे होता है। हमें तो ऐसा लगा कि डायरेक्ट कॉल करते हो सर, हमें डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं। ये भी काफी सारी मैंने बात सुना है कि जो रेडियो रहता है वन टाइप ऑफ द मीडिया, तो वो मीडिया का ही पार्ट है या मीडिया ही कहा जाता है? मीडिया इटसेल्फ, वी आर पार्ट ऑफ मीडिया। ओके, तो आपको मीडिया की तरह ही काम करना पड़ता है। सारे रूल्स और रेगुलेशन मीडिया के ही रहते हैं। हमें कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स जो है वो मीडिया के फॉलो करने हैं। ओके, थर्ड ऐसा भी है कि अगर आप जब भी ऐसे शो कर रहे हो या फिर आप काफी सारे बच्चों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन या सिटीजन्स के लिए इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हो, आपने बोला वो ऑथेंटिक होना चाहिए, लेकिन ऐसे काफी सारे लोग हैं जो वॉलेंटरी माय एफएम या फिर दूसरे एफएम के साथ काम, तो वॉलेंटरी कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो आपके साथ काम कर सकता है? जैसे कि सोच लो कि कोई इन्फॉर्मेशन है तो डायरेक्ट आपको फोन करके बोल सकता है कि मैम आज ये यहाँ पे पोल पे ये एक्सीडेंट हुआ या फिर ऐसा हुआ, तो ऐसा कर सकते हैं? हाँ, जैसे कि ये ट्रैफिक अपडेट आप सुनते हो, तो ऐसे ही हुआ। मैं तो स्टूडियो में हूँ, मैं मेरा शो कर रही हूँ, पर आपको पता चला कि भाई आज यहाँ पर एक ट्रक बंद हो गया है और सरदार ब्रिज पर ट्रैफिक जैम है, तो आप मुझे तब बताओगे फोन, प्रतीक्षा ऐसे हुआ है, तो मैं बोलूंगी कि मैं आपके नाम के साथ बोलूंगी कि मैं तो स्टूडियो में हूँ, पर वीरल सर का फोन आया है और सरदार ब्रिज पर एक कुछ ट्रैफिक
जैम है, वहां पे कुछ ट्रक खराब हो गया है, तो इफ यू आर गोइंग डोंट टेक ब्रिज। आप मान लो आपके साथ किसी ने ऐसा प्रैंक किया तो फिर तो वी डोंट, मतलब तो नहीं हो सकता ऐसे। इट कैन नॉट बी, मतलब अगर वो किया तो वो बहुत गंदी बात है उनके माध्यम से, क्योंकि हम दिस इज वेरी सीरियस थिंग। रेडियो इज वैसे एंटरटेनिंग है, पर उस द सेम टाइम वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल मीडियम। जब भी अगर मैं मेरी पर्सनल बात करूं, कैसे मुझे रियलाइज हुआ रेडियो में काम करते हुए कि इट इज वेरी रिस्पॉन्सिबल मीडियम, और मैं जो भी बोलती हूँ वो वर्ड या वो बात बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मुझे बोलनी है। मैं मॉर्निंग शो करती थी, तो सुबह 7 बजे मैं स्टोरी ऑफ द डे मतलब करती थी, एक पॉजिटिव स्टोरी। रोज एक स्टोरी लानी है, एक दिन मेरे पास स्टोरी ही नहीं थी, अभी मैं क्या बोलूं। अगले दिन मैं आपके जैसे एक है उनको मिली थी, तो उनसे बात करते हुए मुझे बहुत उनकी जर्नी बहुत मोटिवेटिंग लगी, तो मैंने उस दिन उनकी बात कह दी ऐसे बात में कि पता है कल तो मैं इनसे मिली यार, उनकी लाइफ में पता है ऐसे ऐसे हुआ था, बट द वे ही फॉट यार, सही में सैल्यूट करना चाहिए, और कितना पॉजिटिवली उन्होंने टैकल किया यार। ऐसे करके मैंने उनकी लाइफ जो एक्चुअल थी वो बोली। खत्म, मेरी लिंक हो गई, खत्म हो गया। फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर एक मैसेज आया कि प्रतीक्षा लास्ट काफी टाइम से मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, मेरे साथ कुछ मेरी लाइफ में जो मैं चाहता हूँ वैसे नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा कि भी मुझे जीना ही नहीं है। पर आज आपने जो एक बात कही, जो स्टोरी, जो उनकी बात कही, उनके नाम के साथ बोला, उनकी बात कही, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरे पास भी होप है। एंड दैट टाइम दैट मैसेज वाज द थिंग कि मुझे लगा कि नहीं यार, मैं ऐसे सोचती हूँ कि सुबह 7 बजे कौन सुनता होगा, अपनी सूरत वाले तो 8 बजे लोचा खमन खाते हैं तब उठते हैं, पर नहीं, ऐसे नहीं है। हम जो भी बोलते हैं आपको नहीं पता आपके लिसनर कैसे आप उसको परसीव करते हैं। सो दैट वाज द टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, इट्स वेरी रिस्पॉन्सिबल मीडियम। ओके मैम, आपके ऑफिस के बाहर आप जब भी अंदर जाते हो रेडियो स्टेशन में, ऊपर बाहर एक लिखा रहता है एयर, ऑन एयर। हाँ, ऑन एयर मींस, ऑन एयर मींस आप ऑन एयर, आप हवा में हो। ऑन एयर मींस हमारी जो आवाज है, रेडियो इज लाइक सैटेलाइट से ऑपरेट होता है। जो आकाशवाणी है वहां पर एक बड़ा सा टावर है, वो गवर्नमेंट का टावर है। जो जितने भी प्राइवेट एफएम है उनको लाइसेंसिंग दिया जाता है बाय गवर्नमेंट। सो हमारे जितने भी कनेक्शन है वो पूरे प्राइवेट एफएम के जुड़े हैं उस सीटीआई के साथ, मतलब जो आकाशवाणी का पूरा बड़ा सा टावर है। सो वो सब वेव्स वहां जाती है, वहां से जाके पूरी जितनी हमारी फ्रीक्वेंसी हमें अलॉट की गई है वहां तक वो आवाज जाती है। सो वो वेव्स का काम है, तो हवा में वेव्स जाती है, तरंग जाते हैं, सो ऑन एयर। ओके, ये जो एपिसोड होते हैं आपके वहाँ पे, जो भी अलग अलग प्रकार के, वो सारे डिफरेंस होते हैं, तो उनका प्लानिंग कैसे किया जाता है? जैसे कि आपका कोई शो होगा, आप बोल रहे हो मैं सुबह 7 बजे शो करूँ, तो उसका नाम क्या है? अच्छा, मैं अभी 11 to 2 का शो कर रही हूँ, 16 ऑलवेज विद आरजे प्रतीक्षा। ओके, 16 ऑलवेज। तो ऐसे काफी सारे जो भी शो होंगे उनका टाइमिंग फिक्स रहता है या फिर? नो, इट इज वेरी मच फिक्स। मॉर्निंग सुरती मॉर्निंग्स 11 बजे खत्म होता है, फिर मैं आती हूँ 11 से 2 बजे के बाद वो हमारा फॉर्मेट सेट है। फर्स्ट शो कौन सा होता है? फर्स्ट शो सुरती मॉर्निंग। ओके, तो उसमें क्या रहता है मैम? उसमें मेनली हर एक शो की एक आइडेंटिटी होती है, हर एक रेडियो स्टेशन की हर एक शो की एक आइडेंटिटी होती है। जैसे कि मॉर्निंग शो इज फॉर न्यूज बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड, क्योंकि अभी सुबह आप भी इतना टाइम तो मिलता नहीं होगा कि मैं न्यूज पेपर लेकर बैठूं। सो आप अपने काम में हैं, रेडियो इज दी बेस्ट मीडियम बिकॉज इट इज पैसिव मीडियम। आपको उसको ऐसे देखते नहीं रहना है, उसको कान लगा के नहीं सुनना है, आप ड्राइव कर रहे हो और आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है। सो वो ड्राइव टाइम कहा जाता है मॉर्निंग शो। सो मॉर्निंग शो इज मोर ऑन इंफॉर्मेशन, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। क्या ऐसी नेशनली बड़ी चीज हुई जो आपको कनेक्ट करेगी, जैसे कि 2 दिन पानी नहीं आने वाला है, शायद सूरत इज स्मॉल सिटी ऑफ इंडिया, सो वो नेशनल पे नहीं आएगा, वो आपको किसी अगर नेशनल न्यूज चैनल आप फॉलो कर रहे हो उसमें नहीं आएगा, आपको ये जो आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशंस है उसमें भी नहीं आएगा। आपको ये लोकल चीज कहाँ से पता चलेगी? आपके लोकल रेडियो स्टेशन से। जो आपके जैसा लोकल बंदा आपको लोकल भाषा में बोलेगा, भाई आज ज्यादा ना लेना, नहीं तो परफ्यूम ज्यादा यूज कर रहे ना, कल पानी नहीं आने वाला है, और आप आज पानी संभाल के यूज करना।
आपका शो है 16 ऑलवेज, तो उसमें आप क्या बताते हो? मेरी फ्लेवर है, इट इज मोर ऑन फीमेल सेंट्रिक। फीमेल सेंट्रिक है, जहाँ पे मैं मेरी सूरत की लेडीज की लाइफस्टाइल कैसे अपग्रेड हो सकते हैं उसकी बातें करती हूँ। तो मैं बातों बातों के बीच में हम कई बार ऐसे एक्टिविटीज भी लेकर आते हैं, जैसे कि मैंने एक रिसेंटली किया था आई रिस्पेक्ट कैंपेन, जहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स भी जुड़े थे। वहां पे मेरा मेन मुद्दा ये था कि ये जो भी सोसाइटी में हम सुनते हैं कि छोटी छोटी लड़कियों के साथ जो ना होना वैसी चीजें हो रही है, छोटे बच्चे ऐसे कामों में इन्वॉल्व होते हैं, सो इट इज वेरी मच डिस्ट्रैक्टिंग एंड डिस्टर्बिंग कि क्यों, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। तो वैसे मुद्दों पर मैंने बात की थी। आई रिस्पेक्ट कैंपेन में मैं ये कहना चाहती थी गवर्नमेंट हर बार ऐसे लॉ स्ट्रिक्ट करो, पर उनको जो करना है वो करेंगे, हमें क्या करना है? बीइंग अ फैमिली, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो ये नहीं चाहता कि ये सब हो, हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हमारे घर में जो बच्चे हैं उनको ऐसे ही ट्रीट करें, उनके सामने हम बड़ों से या लेडीज से ऐसा व्यवहार करें कि वो हमें देखकर ही वो चीज अपने आप में आ जाए, ऑटोमेटिक वो सिस्टम हो जाए कि वो हमें देखकर ही वो चीज सीख रहा है। हमारे यहाँ स्टिल ऐसा है कि लड़कियों को पूछते हैं कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, क्यों जा रही हो, लड़कों को नहीं पूछा जाता इवन टुडे। सो माय क्वेश्चन वाज कि पूछो ना भाई, मैं नहीं कहती कि लड़कियों को मत पूछो, लड़कों को भी पूछो। मैं इस चीज के ऊपर मैंने ट्राई किया था कि मैं लोगों को टच कर पाऊं, और समवट मुझे ऐसे मिले लिस्टर्स बोल रहे थे कि क्यों ये कैंपेन आपने एक हफ्ते बाद की, अभी आप बंद कर दोगे, अभी कौन लोगों को समझाएगा? सो मुझे लगता है कि यहाँ मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अच्छा, मुझे जो टच करना था, मुझे जो चीज लोगों के जहन में लानी थी, वो मैं कुछ एक्सटेंड ले पाई। ये भी है ना मैम, अगर आपने कोई टॉपिक कहा तो आप कंटिन्यू तो उस पर बात नहीं करते हो, बीच बीच में सॉन्ग लाते हो, तो सॉन्ग पहले से डिसाइड होते हैं या फिर आप ऑन द स्पॉट डिसाइड करते हो कि ये टॉपिक चल रहा है तो मुझे ये सॉन्ग बजाना चाहिए? नहीं, एक्चुअली सॉन्ग का ऐसा होता है कि सॉन्ग हम जितने भी सॉन्ग प्ले करते हैं उसकी रॉयल्टी पे की जाती है। ओके, उसके पेमेंट होती है। यस, इट इज नॉट कि हमने ऐसे ही गाना बजा दिया आपके एंटरटेनमेंट। नहीं, वो तो कोई देखने वाला नहीं है ना मैम। नहीं, वी हैव हमारी जो ऑडिट टीम है, हमारी म्यूजिक टीम है, वो पूरा रिपोर्टिंग करती है। हर एक गाना मैं जो बोली, वो कितने सेकंड बोली, वो पूरा बैक एंड रिकॉर्ड होता है। सो पूरा रिपोर्ट यानी आप जो भी शो करते हो वो सारा रिकॉर्डेड होता है। एग्जैक्टली, उसकी कॉपीज रहती है, कितने ड्यूरेशन में बोली वो मार्क किया जाता है। वो अगर लिखोगे तो पता चलेगा कि इतने सॉन्ग्स इतने बजे, ये प्रतीक्षा इतने मिनट तक बोली थी, इतने बजे ये गाना प्ले हुआ था। ये सॉन्ग की रॉयल्टी किसको दी जाती है? जो म्यूजिक कंपनीज को। ओके, वो पूरी। तो इसीलिए हम जो भी सॉन्ग बजाते हैं, तो अब आपको लगता होगा कि प्रतीक्षा 11 से 2 में उसको जो पसंद है वही गाने बजाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी एक म्यूजिक टीम है, पूरी डेडिकेटेड म्यूजिक टीम है। यानी आप सिलेक्ट नहीं कर? नो, आपको सिलेक्ट नहीं करना? नहीं, वो म्यूजिक टीम अलग से होती है। वहाँ भी तो ऐसा लगा कि मैम को अच्छा लगा तो मैम ने ये बजा दिया। कई लोगों को लगता है, बट इट इज नॉट द केस। वो लोग हैं, हर एक सॉन्ग जो भी आप माय एफएम पे सुनते हो, वो हर एक गाना सर्वे किया जाता है। मतलब लोगों को ऑन ग्राउंड जाके हमारी म्यूजिक टीम सुनाती है, उनको पूछा जाता है आपको ये गाना कैसा लगा, आपको ये गाने का टेम्पो है वो कैसा लगा, मूड कैसा लगा। वो पूरा एक सर्वे होता है। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि ये गाना इतने बजे प्ले करना है। जैसे कि मॉर्निंग टाइम में सूदिंग टाइम, यू नो, हल्के हल्के मोटिवेशनल सॉफ्ट सॉन्ग्स। फिर 9 बजे थोड़ा पैपी नंबर्स आ जाएंगे, पैपी नंबर्स आए, शाम तक पैपी चलेंगे, दोपहर को थोड़ा लेट बैक थोड़ा हो गया, वापस इवनिंग को टेम्पो हाई हो गया। सो ये म्यूजिक का खेल भी बहुत इनडायरेक्ट साइकोलॉजी के साथ कनेक्टेड है। ये माय एफएम में लास्ट शो कितने बजे होता है? लास्ट शो हमारा वैसे 11 बजे तक। ओके, उसके बाद बंद हो जाता है एफएम? नहीं, सॉन्ग्स बैक टू बैक चलते हैं 1 बजे तक। 1 बजे स्टूडियो बंद हो जाता है। ओके, 1 बजे से बाद स्टूडियो का अगर फ्रीक्वेंसी हम सेट करें तो मैच नहीं होगी? नहीं, आपको नहीं आवाज आएगी। ओके, तो मैम आपके साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली, काफी सारी इंफॉर्मेशन हमारे बच्चों के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। और इनको कुछ ना कुछ आज एफएम के लिए कुछ नया जानने के लिए भी मिला। लेकिन आज एक टास्क हम आपको दे रहे हैं, आपको
हमारे स्कूल के बारे में कुछ जिंगल या कुछ ऐसा सेंटेंस है, आप ऐसे सुन लो कि आप ऑन एयर हो और पेरेंट्स को मैसेज देना है, तो कैसे मैसेज दोगे वो आपको देना है। अच्छा, ओके। સો હેલો હાય વોટ્સએપ કેમ છો મજામાં 94.3 માં FM પર 16 ઓલવેઝ પ્રતીક્ષા તમારી સાથે છે। અને યાર આજે ખરેખર આ રેડિયન્ટ સ્કૂલમાં હું જ્યારે આવું છું એવું નથી આજે જ આવી છું, હું બહુ બધી વાર આગળ આવી છું અને મને ત્યારે થાય કે યાર મારે પાછા નાના થઈ જવું છે ને મારે પાછા આ સ્કૂલમાં ભણવું છે, બીકોઝ આપણી લાઈફમાં જે આજે આખી કોન્વર્ઝેશન થઈ એમાં રિયલાઇઝ થાય કે યાર આપણે થોડા લેટ છીએ। આ મારી જનરેશનના બધા જ તમે પણ ફીલ કરતા હશો કે આજે જે નાના બચ્ચાઓને એક્સપોઝર મળી રહ્યું છે, જે પ્લેટફોર્મ મળી રહ્યું છે, જે આ સ્કૂલ્સમાં થાય છે, આ સ્ટુડિયો છે, અદ્ભુત યુઝ અહીંયા સ્કૂલમાં બચ્ચાઓને માટે થાય છે। એ લોકો એક્સપેરિમેન્ટ્સ કરે છે, ટ્રાય એરર કરીને જે એ લોકો કોન્ફિડન્સ બિલ્ડ કરે છે એ કેટલી નાની એજથી। તો કાશ હું આ સ્કૂલમાં પાછી એડમિશન લઈ લઉં, નાની થઈ જાઉં અને એ બધું એક્સપોઝર બહુ અર્લી સ્ટેજમાં મને આવી જાય તો કદાચ આટલી પાછી ઉંમરની થાવ ત્યારે હું ક્યાંથી ક્યાં હોઈશ। थैंक यू मैम। सो पेरेंट्स, आपके लिए भी इतनी सारी मोटिवेशन बात हमारे आरजे प्रतीक्षा ने की है, तो उनके लिए फिर एक बार हम थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही काफी सारे रोमांचक स्टोरी, रोमांचक परफॉर्मेंस के साथ हम वापस आपके साथ उपस्थित रहेंगे। तो आज हम यहाँ आपको अलविदा कह रहे हैं और एक बार माय एफएम टीम और माय एफएम की ओर से आए हमारे आरजे प्रतीक्षा मैम को बिग 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 थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच एंड आई एम ग्रेटफुल। थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू।